जय हिंद साथियों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के सेशन का मेरा जो टॉपिक है वो आपको क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन है, जिसमें हम लोग क्या करेंगे कि 2017 में बिहार बोर्ड के द्वारा जो आपके बोर्ड एग्जाम में जो पॉलिटिकल साइंस का प्रश्न पूछा गया था उसका हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो इससे पहले भी आपको क्या है कि 2018, 19, 20, 21, 22 और 23 के जो आपको प्रश्न पूछे गए थे उस सबके एनालिसिस जो है वो आपको कर दिया गया है। अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप उसे देख लेंगे। तो चलिए साथियों, आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। तो देखिए, आज के सेशन का मेरा जो पहला प्रश्न है, देखिए क्या कह रहा है कि राज्यों के पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष जो थे वो आपको कौन थे। देखिए ऑप्शन ए कह रहा है गोविंद वल्लभ पंत, उसके बाद कह रहा है आपको के एम पनिक्कर, उसके बाद है पंडित हृदयनाथ कुंजरू, उसके बाद है न्यायमूर्ति फजल अली। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना वो आपको डी, यानी कि न्यायमूर्ति फजल अली। तो यहाँ से एक बात आती है कि राज्यों के पुनर्गठन के लिए जो एक आयोग बना था वो आपको कब बना था। तो साथियों, इसके लिए एक जो आयोग बनती है वो आपको 1953 में, यानी कि राज्य पुनर्गठन आयोग जो बना था 1953 में। तो फिर यहाँ से एक बात आएगी कि राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी जो रिपोर्ट दिया था वो आपको कब दिया था। तो इसने अपनी जो रिपोर्ट दिया था 1955 में, और इसी के रिपोर्ट के आधार पर क्या हुआ था कि आपको 1956 में, याद रखिएगा कि आपको राज्य पुनर्गठन जो है वो आपको अधिनियम बना था। कभी कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो है वो आपको कब बना था, तो क्या कहेंगे जानते हैं, 1956 में, ठीक है ना। और इस प्रकार से भाषा के आधार पर क्या हुआ था कि आपको राज्यों का जो था वो आपको पुनर्गठन किया गया था, और भाषा के आधार पर पुनर्गठित होने वाला जो पहला राज्य था वो भी आपको आंध्र प्रदेश था। और दूसरी बात कि भाषा के आधार पर बनने वाला जो पहला राज्य था वो भी आपको आंध्र प्रदेश था। फिर यहाँ से कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे देखिए गोविंद वल्लभ पंत। तो गोविंद वल्लभ पंत ने क्या किया था कि आपको भारत के जो विभाजन की जो योजना है उसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में क्या किए थे, प्रस्तुत किए थे। के एम पनिक्कर के जो है, यानी कि के एम पनिक्कर, तो के एम पनिक्कर को जो है सरदार की उपाधि दी गई है संविधान सभा के द्वारा, इसे आपको याद रखना है। और पंडित हृदयनाथ कुंजरू, ये आपको जो न्यायमूर्ति फजल अली के नेतृत्व में जो राज्य पुनर्गठन आयोग बना था उसमें ये क्या थे कि आपको एक सदस्य थे। तो साथियों, एक का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा। तो इसे आपको बढ़िया से देख लेना है, और जहां भी दिक्कत हो आपको कमेंट करके बताना है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा। चलिए, दो में क्या कर रहा है, कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष जो है वो आपको कौन बनी थी। देखिए ऑप्शन ए कह रहा है एनी बेसेंट, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको एनी बेसेंट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है साथियों इसका सही हो जाएगा। तो एक चीज याद रखिएगा कि स्वतंत्रता से पहले जो है आपको 3 महिला कांग्रेस के जो है वो आपको अध्यक्ष बनी थी। उस महिला का नाम आपको याद रखना है। तो वो 3 महिला कौन कौन थी, तो देखिए एक तो है सबसे पहले आपको एनी बेसेंट, और यह जो है क्वेश्चन आपके एनटीपीसी एग्जाम 2016 में पूछा गया था। दूसरा महिला की अगर हम बात करते हैं तो हो जाएगा आपको सरोजिनी नायडू, यानी कि दूसरी महिला कौन है, तो कहेंगे सरोजिनी नायडू। और तीसरी महिला की बात करेंगे तो वह आपको नेली सेन गुप्ता, क्या कहेंगे, नेली सेन गुप्ता। तो देखिए, तो ये 3 महिला जो है ना वो आपको देश के आजादी से पहले जो है कांग्रेस के अध्यक्ष बनी थी। तो यहाँ से एक बात आएगी क्या कि बताइए एनी बेसेंट कब बनी थी, तो ये आपको 1917 में कोलकाता अधिवेशन में, अधिवेशन का भी नाम याद रखना है आपको, कोलकाता। सरोजिनी नायडू जो है 1925 में बनी थी, किस अधिवेशन में, तो आपको कानपुर अधिवेशन में। उसके बाद है श्रीमती नेली सेनगुप्ता, ये बनी थी आपको 1933 में, किस अधिवेशन में बनी थी, तो यह आपको कोलकाता अधिवेशन में। तो देखिए, तो जितनी भी महिला है वो आपको स्वतंत्रता से पहले कांग्रेस के अध्यक्ष बनी है, वह आपको प्रत्येक 1917 के बाद जो है 8 साल के अंतराल पर बनी है। देखिए 17, 8, 25, 25, 8, 33, तो इसको ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। उसके बाद है आजादी के बाद कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष जो बनी थी वो आपको इंदिरा गांधी, जो आपको 1959 में दिल्ली के विशेष अधिवेशन में कांग्रेस की क्या बनी थी कि आपको अध्यक्ष बनी थी। इन चीजों को याद रखिएगा। और सबसे अधिक दिनों तक महिला में कांग्रेस अध्यक्ष बने रहने का जो रिकॉर्ड है वो आपको श्रीमती सोनिया गांधी के पास है। तो इन चीजों को भी आपको बढ़िया से देख लेना है। तो 2 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको ए हो जाएगा। चलिए, अब हम चलते हैं 3 नंबर प्रश्न में। 3 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है इस पे हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले आप लोगों को क्लास अगर अच्छी लगती हो साथियों तो आप लोग अपने दोस्तों में भी इसे अधिक से अधिक शेयर करेंगे। चलिए देखिए आगे क्या कह रहा है, कह रहा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद, यानी कि जिसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं एनडीसी, क्या बोलते हैं, एनडीसी, ठीक है ना। तो कह रहा है कि एनडीसी की स्थापना जो है वो आपको कब हुई थी। देखिए ऑप्शन ए कह रहा है 1950, ऑप्शन बी कह रहा है 1952, ऑप्शन सी 1955, ऑप्शन डी 1956। तो साथियों एनडीसी का जो गठन होता है ना वो आपको 1952 में होता है। 6 अगस्त 1952 को जो होता है एनडीसी का क्या होता है कि आपको गठन होता है। तो इसका गठन क्यों किया गया था, सबसे पहला चीज भी तो पूछा जाएगा
तो देखिए, तो योजना आयोग हमारे यहाँ पंचवर्षीय योजना बनाती थी, तो उसी का जांच करने के लिए क्या है कि आपको एनडीसी का गठन हुआ था। तो फिर यहाँ से एक बात आती है कि योजना आयोग का गठन कब हुआ था, ये भी तो पूछा जाएगा। तो साथियों, योजना आयोग जो है उसका जो गठन होता है ना, वह आपको 1950 में होता है। तो कभी कभी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ लिए जाएंगे कि योजना आयोग का गठन कब हुआ था, तो क्या कहोगे 1950 में। उसके बाद है 1955। तो 1955 में राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी क्या की थी कि आपको रिपोर्ट दी थी, इसे आपको याद रखना है। 1956 में क्या हुआ था कि आपको राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो है वो आपको बना था, और राज्य पुनर्गठन अधिनियम के आधार पर ही उस समय क्या था कि 1956 में 5 क्षेत्रीय परिषद जो थे वो आपको स्थापित किए गए थे। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से देख लेना है। तो फिर यहाँ से एक बात आती है कि क्षेत्रीय परिषद का गठन करते हैं कौन। तो साथियों, जो जोनल काउंसिल्स होते हैं उसके गठन जो करते हैं वो आपको राष्ट्रपति करते हैं, और इसके अध्यक्ष जो होते हैं वो आपको केंद्रीय गृह मंत्री या राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत कोई केंद्रीय मंत्री। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो फिर यहाँ से एक बात आएगी कि योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते थे, तो वे आपको प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो आपको प्रधानमंत्री। तो फिर यहाँ से एक बात आएगी कि योजना आयोग को कब भंग कर दिया गया है। तो साथियों, योजना आयोग को 2014 में भंग कर दिया गया, और इसी के जगह पर क्या होता है कि एक नई संस्था बनती है जिसका नाम होता है आपको नीति आयोग। तो कभी कभी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ लिए जाएंगे कि नीति आयोग का गठन जो है वो आपको कब हुआ था। तो याद रखिएगा कि नीति आयोग का गठन जो होता है साथियों वह आपको 2015 में, ठीक है ना, योजना आयोग को भंग करके तब नीति आयोग का गठन किया जाता है, ठीक है ना। और नीति आयोग कैसी संस्था है, तो कहेंगे एक थिंक टैंक संस्था है, ठीक है ना, जो हमारे भारत में क्या है कि आपको मतलब विकास से जुड़े हुए योजनाएं जो है वो आपको अब बनाती है। जैसे पहले की पंचवर्षीय योजना जो होती थी आपको योजना आयोग के द्वारा बनाई जाती थी, तो ठीक उसी प्रकार की योजनाएं सब जो है अब जो बनाती है वो आपको नीति आयोग बनाती है। और नीति आयोग के भी जो अध्यक्ष होते हैं वो आपको पदेन प्रधानमंत्री होते हैं। तो 3 का जो आंसर हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा। चलिए 4 में क्या कर रहा है सुनिए। कह रहा है कि एम एस स्वामीनाथन का संबंध जो था वो आपको किससे था। तो ऑप्शन देखिए, ए कह रहा है ऑपरेशन फ्लड, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति। तो साथियों, ऑपरेशन फ्लड जो है, सॉरी, एम एस स्वामीनाथन का जो संबंध है ना वो आपको हरित क्रांति से। और हरित क्रांति किससे संबंधित है, तो कहेंगे हम यहाँ क्या जानते हैं, खाद्यान्न उत्पादन से। तो कभी कभी ये भी पूछ लिया जाएगा कि हरित क्रांति किससे संबंधित है, तो क्या कहेंगे, खाद्यान्न उत्पादन से। फिर यहाँ से एक चीज आएगा और क्या कि ऑपरेशन फ्लड जो है वो आपको किससे संबंधित है। तो साथियों, ऑपरेशन फ्लड जो है वो आपको दुग्ध उत्पादन से जो है वो आपको संबंधित है, ठीक है ना। ऑपरेशन फ्लड यानी कि श्वेत क्रांति, तो ये भी आपको दूध उत्पादन से ही हो जाएंगे। उसके बाद है नीली क्रांति जो कि आपको मत्स्य उत्पादन से। तो कभी कभी आपके एग्जाम में ये सारे चीज होंगे वो आपको पूछे जाते हैं। तो फिर यहाँ से एक बात आती है कि हरित क्रांति आखिरकार है क्या। तो उसके कहेंगे कि 1960 के दशक में अर्थात 1966-67 में भारत सरकार कृषि उत्पाद पर आत्मनिर्भर होने के लिए उन्नत किस्म के बीज, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक दवाएं, आधुनिक कृषि यंत्र, इस सब का प्रयोग किया। फलस्वरूप कृषि उत्पादन में आशातीत बढ़ोतरी हुई, जिसे ही आपको क्या कहा गया, हरित क्रांति जो है वो आपको कहा गया। और हरित क्रांति के जनक भारत में कहेंगे तो वे आपको डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन हो जाएंगे। और पूरे दुनिया स्तर में अगर हरित क्रांति का जनक कहा जाए तो वो आपको नॉर्मन बोरलॉग हो जाएंगे। तो 4 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा। फिर यहाँ से एक बात आएगी, श्वेत क्रांति क्या है, तो कहेंगे 1970 के दशक में भारत सरकार जो है प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए विश्व बैंक के सहयोग से उन्नत नस्ल के दुधारू पशुओं का क्या किया, विकास किया। इसके परिणाम स्वरूप जो है दूध उत्पादन में काफी ज्यादा बढ़ोतरी हुई, जिसे कहा गया आपको श्वेत क्रांति। और श्वेत क्रांति के जनक कौन थे, तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे। तो कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि श्वेत क्रांति के जनक कौन थे, तो हम क्या कहेंगे, वर्गीज कुरियन कहेंगे, ठीक है ना। यहाँ से जैसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे आप इसे देख लेंगे। और ये जो श्वेत क्रांति है, ठीक है ना, श्वेत क्रांति की जो शुरुआत होती है वो आपको गुजरात से होती है। कहां से होती है, गुजरात से, और अमूल कंपनी के द्वारा होती है। तो इन चीजों को आपको देख लेना है, ठीक है ना। और आनंदपुर से, जगह अगर पूछे तो आनंदपुर से। तो फिर यहाँ से एक बात आती है कि हरित क्रांति का सबसे ज्यादा प्रभाव जो है भारत के किस राज्य पर पड़ा था। तो साथियों, भारत के वे 3 राज्य थे जो हरित क्रांति से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए थे। पंजाब, इसके अलावा आपको हरियाणा, हरियाणा के अलावा जो हो जाएगा वो आपको पश्चिमी उत्तर प्रदेश। तो ये सभी जो है हरित क्रांति से क्या है कि आपको काफी ज्यादा प्रभावित हुए, क्या है कि आपको राज्य है, ठीक है ना। और हरित क्रांति का जो सबसे ज्यादा असर पड़ा था वो आपको गेहूं की फसल पर, और सबसे कम प्रभाव जो पड़ा था वो आपको दलहन की फसल पे। तो साथियों, 4 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा। चलिए 5 में क्या कर रहा है, कह रहा है कि भारत ने पहला सफल परमाणु परीक्षण कब किया था। तो साथियों, भारत ने पहला सफल परमाणु परीक्षण जो किया था ना वो आपको 1974 में, लेकिन इसका डेट याद रखिएगा, तो आपको 18 मई
1974। तो फिर यहाँ से एक बात आती है कि भारत के द्वारा जो पहला सफल परमाणु परीक्षण किया गया था वो आपको कहाँ किया गया था? तो यह आपको राजस्थान, और राजस्थान का अगर हम जिला पूछेंगे साथियों तो वो हो जाएगा आपको जैसलमेर। इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। और जैसलमेर के अगर जगह पूछेंगे तो वो हो जाएगा आपको पोखरण। तो कभी कभी आपके एग्जाम में यह भी प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि भारत ने पहला जो सफल परमाणु परीक्षण किया था वो किस स्थान पर? तो क्या कहेंगे? पोखरण। और इसका जो कोड रखा गया था, ठीक है ना, वो आपको स्माइलिंग बुद्धा, यानी कि पहले जो परमाणु परीक्षण हुआ था उसका जो कोड था वो था आपको स्माइलिंग बुद्धा। और इस समय जो भारत के प्रधानमंत्री थे वे आपको श्रीमती इंदिरा गांधी, और राष्ट्रपति जो थे वो आपको बीबी गिरी, ठीक है ना। तो 5 का सही आंसर हो जाएगा आपको क्या? तो ऑप्शन नंबर बी। और इसमें पूछ लिया जाता कि भारत ने दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किया था? तो साथियों भारत ने दूसरा सफल परमाणु परीक्षण जो है 11 और 13 मई 1998 को किया था, ठीक है ना। और कहाँ किया था? तो राजस्थान के पोखरण में ही किया था। इस बात को आपको याद रखना है। और दूसरे परमाणु परीक्षण का जो कोड था वो आपको शक्ति 98 था। और यह आपके एनटीपीसी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि शक्ति 98 जो है किसका आपको कोडवर्ड था? तो क्या कहेंगे? दूसरे परमाणु परीक्षण का। और इस समय जो राष्ट्रपति थे वो आपको के.आर. नारायणन थे, और आपको भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो आपको श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। और दूसरे परमाणु परीक्षण में जो सबसे अहम भूमिका निभाए थे वो हमारे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया यानी कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो साथियों इन सभी चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना है। और इसी परमाणु परीक्षण के बाद क्या होता है कि भारत जो होता है वह क्या होता है जानते हैं? कि आपको एक परमाणु संपन्न देश जो होता है वो आपको बनता है। और इसके बाद हम पर कई सारे जो होते हैं आपको पश्चिमी देशों के द्वारा जो होते हैं प्रतिबंध लगाए जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन इसके बाद धीरे धीरे जो होती है आपको समय जैसे जैसे बीतती जाती है सारे प्रतिबंध जो होते हैं वो आपको समाप्त कर दिए जाते हैं। तो 5 का सही आंसर हो जाएगा 1974। 1963 में भारत जो था वो आपको पीटीबीटी पर क्या किया था कि आपको हस्ताक्षर किया था। पीटीबीटी कहने का मतलब हुआ पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी। 1980 में जो है वो आपको भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा का क्या हुआ था कि आपको गठन हुआ था। इसके अलावा इंदिरा गांधी जो है 15 अप्रैल 1980 को 6 बड़े बैंकों का क्या करते हैं कि आपको राष्ट्रीयकरण करते हैं 1980 में ही। और इंदिरा गांधी तीसरी बार जो सत्ता में आती है वो आपको 1980 में आती है। तो 5 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा। और आप लोगों को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। चलिए अब हम चलते हैं आपको छठे प्रश्न पर क्या करा इस पे चर्चा करते हैं। देखिए कह रहा कि किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया था? देखिए चीन जो है भारत पर आक्रमण किस वर्ष किया था यह पूछा जा रहा है। 1962, 1964, 1965, 1966। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1962। देखिए और चीन ने पंचशील समझौता का उल्लंघन करके क्या किया था कि आपको भारत पर जो था वो आपको आक्रमण किया था। तो यहाँ से एक बात आती है पंचशील समझौता हुआ कब था? तो साथियों ये जो पंचशील समझौता है ना यह आपको 1954 में हुआ था, ठीक है ना। और इस समझौता पर जो हस्ताक्षर किए थे वो आपको भारतीय प्रधानमंत्री आपको पंडित नेहरू और चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई ने। तो यहाँ से एक चीज और आएगी कि पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था ये भी पूछ लिए जाते हैं। तो आप यहाँ पे याद रखेंगे भारत और एक देश जो है वो आपको चीन है। और यह तिब्बत को लेकर क्या है कि हुआ समझौता था। तो भारत के प्रधानमंत्री जो होते हैं वो आपको पंडित नेहरू जो इस समझौते पर क्या करते हैं कि आपको हस्ताक्षर करते हैं। और चीन के जो प्रधानमंत्री होते हैं उनका नाम होता है चाउ एन लाई जो इस समझौते पर हस्ताक्षर करते हैं, ठीक है ना। तो यह समझौता होता है कहाँ? तो यह आपको चाइना के जो राजधानी है बीजिंग वहीं पर यह समझौता होता है। और उस समय जो चीन के राष्ट्रपति होते हैं वो आपको माओ होते हैं। और माओ को जो है इतिहास में एक साम्राज्यवादी आपको क्या है कि तानाशाह शासक के रूप में जो होता है वो आपको जाना जाता है। और चीन में साम्यवादी राज्य जो है इसी ने स्थापित किया था 1 अक्टूबर 1949 को। तो इन सभी चीजों को आपको देख लेना है। 1964 में क्या होता है? 27 मई 1964 को पंडित नेहरू की क्या होती है कि आपको मृत्यु होती है। आपके एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है ना। इसे आपको याद रखना है। 1965 में जो है भारत और पाकिस्तान का क्या होता है कि आपको युद्ध होता है। 1966 में आपको ताशकंद समझौता होता है। तो देखिए तो ये सब चीज आपको याद रखना है। तो कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ लिए जाएंगे कि बताइए ताशकंद समझौता जो है कब हुआ था? तो आप क्या कहोगे? 10 जनवरी 1966 को। 1965 के भारत पाक युद्ध का जो समापन हुआ था इसी समझौता के तहत जो है वो आपको हुआ था। और ताशकंद समझौता कराने में जो सबसे अहम भूमिका निभाए थे वह आपको यानी कि सोवियत संघ के प्रधानमंत्री जो थे जिनका नाम था आपको कोसिजिन, उसी ने सबसे अहम भूमिका जो थे वो आपको निभाए थे, ठीक है ना। और ताशकंद समझौता पर भारतीय प्रधानमंत्री जो होते हैं
आपको लाल बहादुर शास्त्री जी, और इसके अलावा आपको पाकिस्तान का जो राष्ट्रपति होता है जनरल अयूब खां, वो क्या करता है कि आपको हस्ताक्षर करता है। इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। तो 6 का सही आंसर आपको ए हो जाएगा। और आप लोगों को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताओगे, और जहां भी दिक्कत हो आपको बताना है, ठीक है ना। चलिए अब हम चलते हैं 7 नंबर प्रश्न में। क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि भारत के लौह पुरुष मतलब कि आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन जाने जाते हैं। ऑप्शन देखिए, एक कह रहा है महात्मा गांधी, उसके बाद जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जो है ना, वो आपको सरदार पटेल को जो है वो आपको जाना जाता है। तो इनको कई सारे नाम से जाना जाता है, जैसे देखिए आयरन मैन ऑफ क्या कहेंगे, इंडिया। इसके अलावा जो है साथियों, इन्हें जो है भारत का बिस्मार्क भी जो है वो आपको कहा जाता है। और देशी राज्यों का इन्होंने क्या किया था कि आपको एकीकरण किए थे। आज जो हमारा अखंड भारत है, वो कहीं ना कहीं सरदार पटेल की क्या है कि आपको देन है, ठीक है ना। दूसरी बात, महात्मा गांधी को महात्मा जो कहे थे रविन्द्रनाथ टैगोर ने, चंपारण सत्याग्रह के सफल होने के बाद महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से भी जानते हैं। राष्ट्रपिता इन्हें जो कहे थे सुभाष चंद्र बोस जी ने। महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर भी जो है कहे जाते हैं, ठीक है ना। तो अर्धनग्न फकीर जो कहा था वो आपको कौन जानते हैं, तो आपको ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो है विंस्टन चर्चिल ने। इसके अलावा महात्मा गांधी को मलंग बाबा जो है वो भी कहा जाता है। तो मलंग बाबा की उपाधि जो है खुदाई खिदमतगारों ने दिया था। उसके बाद है महात्मा गांधी को जादूगर जो कहे थे वो आपको शेख मुजीबुर रहमान ने कहे थे। इसके अलावा साथियों एक चीज और याद रखेंगे कि महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने महात्मा गांधी को जो है वो आपको सदी का महापुरुष जो है वो आपको कहा था। और सच में अभी के युग में जो है ऐसे महापुरुष जो है वो आपको जन्म नहीं ले सकते हैं, ठीक है ना। यानी सीधे समझिए कि महात्मा गांधी जो है सच में सदी के क्या थे कि आपको महापुरुष थे। और इनको जो असल पहचान मिलती है वो आपको कहाँ से, तो दक्षिण अफ्रीका से। जवाहरलाल नेहरू को जो है चाचा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। और इन्होंने एक नारा दिए थे स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान, आराम हराम है। इसके अलावा डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक जो है इन्होंने अहमदनगर जेल में जो था वो आपको लिखे थे। तो ये सब चीज आपको याद रखना है। तो 7 का जो सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई, वो आपको सी हो जाएगा। और जहां भी दिक्कत हो आप कमेंट करके जरूर बताओगे, ठीक है ना, ताकि हम आपकी समस्या का समाधान कर सके। चलिए अब हम चलते हैं 8 नंबर प्रश्न में। 8 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, इस पे हम लोग बात करेंगे। देखिए कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक जो थे कौन थे। देखिए कह रहा है लियाकत अली, एओ ह्यूम, उसके बाद है एस.एन. बनर्जी, ठीक है ना। उसके बाद है आपको गोखले। तो देखिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा एओ ह्यूम। तो यहाँ से एक बात आती है कि कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो आपको कब हुई थी। तो साथियों इसकी जो स्थापना होती है ना वो आपको 28 दिसंबर 1885 को जो है वो आपको कांग्रेस का क्या होता है कि आपको गठन होता है। तो फिर यहाँ से एक बात आती है कि कांग्रेस के जो संस्थापक थे वो आपको कौन थे। तो एओ ह्यूम। तो क्या एओ ह्यूम भारतीय थे, तो नहीं। एओ ह्यूम जो थे साथियों वो आपको ब्रिटिश प्रशासनिक सेवा के एक आपको रिटायर क्या थे कि आपको अधिकारी थे, सेवानिवृत्त अधिकारी थे। तो इन्होंने कांग्रेस की स्थापना जो है अंग्रेजों के सुरक्षा कवच के रूप में क्या किए थे कि आपको किए थे। तो फिर यहाँ से एक बात आती है कि कांग्रेस के स्थापना के समय वहां कितने प्रतिनिधि उपस्थित थे। तो कांग्रेस की स्थापना के समय साथियों यहाँ पे 72 प्रतिनिधि जो थे वो आपको मुंबई में उपस्थित थे। इसका मतलब यह हो गया कि कांग्रेस का गठन जो है वो आपको मुंबई में हुआ था। और कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन भी जो होता है ना साथियों वो आपको मुंबई में ही होता है। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। उसके बाद गोखले हैं। तो गोखले के बारे में आप लोग जानते होइएगा कि ये जो थे आपको महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। एस.एन. बनर्जी मतलब सुरेंद्र नाथ बनर्जी, इन्होंने इंडियन एसोसिएशन करके आपको एक संस्था जो थी वो आपको बनाए थे। लियाकत अली पाकिस्तान के पहले आपको प्रधानमंत्री बने थे। तो साथियों 8 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा। तो यहाँ से एक बात आएगी, एओ ह्यूम का पूरा नाम क्या है। तो देखिए एओ ह्यूम का जो पूरा नाम है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम है, ठीक है ना। तो 8 का सही आंसर आपको बी हो जाएगा। चलिए 9 में कह कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल जो है लगाया जा सकता है, यही पूछा जा रहा है। तो देखिए ऑप्शन ए कह रहा है 352, उसके बाद कह रहा है साथियों 360, उसके बाद है 356 और उसके बाद है 368। तो साथियों भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद है 352, इसके तहत जो होते हैं वो आपको राष्ट्रीय आपातकाल जो होते हैं वो आपको लगाए जाते हैं। तो अब तक हमारे देश में 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा है, एक 1962, एक आपको 1971 और एक जो है आपको 1975। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद है अनुच्छेद 360 के तहत जो है वो आपको वित्तीय आपातकाल जो है वो आपको लगाया जाता है। चलिए इसके बाद है अनुच्छेद 356, इसके तहत जो है हमारे भारत में जो होते हैं वो आपको राष्ट्रपति शासन जो होते हैं वो आपको लगाए जाते हैं। जब किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए तब उस राज्य में राष्ट्रपति शासन जो होते हैं वो आपको लगाए जाते हैं। अनुच्छेद 368 के तहत जो है
वो आपको संविधान संशोधन जो होते हैं वो आपको किए जाते हैं। तो कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ लिए जाएंगे कि संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है भारत में वो आपको किस देश से जो है वो आपको अपनाया गया है। तो हम क्या कहेंगे जानते हैं? तो वह जो है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से अपनाया गया है। उसके बाद द्वितीय पद जो है हमारे देश में वो आपको अमेरिका से क्या है कि आपको प्रेरित है, ठीक है ना। और आपातकाल के दौरान जो है मौलिक अधिकारों के स्थगन से संबंधित जो शक्तियां है वो आपको जर्मनी के वेमर संविधान से जो है वो आपको प्रेरित है, ठीक है ना। तो यहाँ से एक प्रश्न और याद रखिएगा कि सबसे पहले राष्ट्रपति शासन जो लागू हुआ था वह आपको 1951 में, जो कि आपको पंजाब यानी कि पेप्सू में जो था सबसे पहले आपको लागू हुआ था, ठीक है ना। और सर्वाधिक दिनों तक लगातार राष्ट्रपति शासन लागू रहने का जो रिकॉर्ड है वो आपको जम्मू और कश्मीर में है। तो इन चीजों को भी आपको बढ़िया से देख लेना है। तो 9 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको ए हो जाएगा, ठीक है ना। और वित्तीय आपात जो है साथियों अब तक हमारे देश में जो है आपको एक बार भी जो है आपको नहीं लागू हुआ है। तो वित्तीय आपात कब लगते हैं? तो जब आपको देश या उसके किसी भाग में जो है वित्तीय साख और अस्थायित्व को जब खतरा हो तब इसे लगाया जा सकता है, लेकिन आज तक ऐसी नौबत नहीं आई है। चलिए अब चलते हैं 10 में, क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि विश्व में शांति बनाए रखने का दायित्व किस पर है? तो देखिए कह रहा है महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक व सामाजिक परिषद, महासचिव। तो साथियों ये सभी संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो अंग है सुरक्षा परिषद, उसी पर क्या है कि विश्व में शांति स्थापित रखने का जो है वो आपको दायित्व है, ठीक है ना। तो यहाँ से एक बात आती है कि सुरक्षा परिषद में सदस्य जो होते हैं वो आपको कितने होते हैं? तो साथियों सुरक्षा परिषद में जो सदस्यों की संख्या होती है वो आपको 15 होती है, जिसमें से आपको 5 जो होते हैं वो आपको क्या होते हैं कि आपको अस्थाई होते हैं। क्या होते हैं? अस्थाई। और 10 जो होते हैं वो आपको अस्थाई सदस्य होते हैं। और अस्थाई सदस्य जो होते हैं ना, याद रखिएगा ये आपको 2 वर्ष के लिए क्या होते हैं कि आपको चुने जाते हैं, जबकि 5 जो है अस्थाई सदस्य है, इसका जो है सरकारी नौकरी है, इसको कभी हटाया नहीं जा सकता है। तो देखिए तो 5 अस्थाई सदस्य इसके कौन कौन है इस पे हम लोग बात करेंगे। तो देखिए तो एक जो है आपको यूएसए, यूएसए कहने का मतलब हुआ कि आपको अमेरिका। उसके बाद है यूके यानी यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन इसको बोलिए, ठीक है ना। उसके बाद जो है आपको फ्रांस, इसके अलावा जो है साथियों रूस और चीन, ये 5 जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य है। और इन सभी अस्थायी सदस्य देशों को जो है वो आपको वीटो शक्ति जो है वो आपको प्राप्त है। तो 10 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा। बाकी इधर जो देख रहे हैं महासभा, आर्थिक और सामाजिक परिषद, महासचिव, ये सब जो है ना वो आपको क्या जानते हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ का ही एक अंग है। तो आर्थिक और सामाजिक परिषद में जो टोटल सदस्य होते हैं वो आपको कितने होते हैं जानते हैं? तो आपको 54 होते हैं, ठीक है। तो इस बात को याद रखना है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे कि आर्थिक और सामाजिक परिषद में जो भी सदस्य हैं वो कितने हैं, तो क्या कहेंगे? तो आपको 54 है, ठीक है ना। फिर यहाँ से एक चीज और याद रखिएगा, क्या कि ये जो महासभा है इस महासभा में कितने सदस्य होते हैं? तो देखिए तो महासभा में जितने संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देश होते हैं उतने ही सदस्य इसमें होते हैं, लेकिन एक देश जो होते हैं अपने 5 प्रतिनिधि यहाँ पर भेज सकते हैं, लेकिन उसका काउंट जो होगा वो आपको एक ही होगा, ठीक है ना। तो ये जो महासभा है इसको हम लोग विश्व की लघु संसद के नाम से जानते हैं। सुरक्षा परिषद को दुनिया का पुलिसमैन कहते हैं। और संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सबसे बड़े अधिकारी होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? महासचिव कहते हैं। और इसके पहले महासचिव जो थे वो आपको त्रिगवेली थे, और वर्तमान में जो इसके महासचिव है वो आपको एंटोनियो गुतेरस है, ठीक है ना। तो इसे आपको बढ़िया से देख लेना है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा, यानी कि सुरक्षा परिषद। चलिए 11 में क्या कह रहा है कि डीएमके द्रविड़ मुनेत्र कड़गम जो है किस राज्य का क्षेत्रीय पार्टी? यही पूछा जा रहा है। देखिए असम, नागालैंड, केरल और आपको तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको तमिलनाडु। तो देखिए ये जो डीएमके है ना वो तमिलनाडु की क्या है कि आपको एक क्षेत्रीय पार्टी है, ठीक है ना। इसके अलावा आपको क्या है? AI क्या है? ऑल इंडिया, ठीक है ना। क्या है? ऑल इंडिया AIA, ठीक है ना। DMK यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? तो देखिए ऑल इंडिया, ठीक है ना, अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, ठीक है ना। तो यह भी जो है वो आपको कहाँ का क्षेत्रीय पार्टी है जानते हैं? तो आपको तमिलनाडु का है, ठीक है ना। तो ये सारे चीज आपको अच्छे से याद रखना है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि AIADM का मतलब क्या हो जाएगा? तो देखिए ए से हो जाएगा ऑल, आई से इंडिया, ए से हो जाएगा आपको अन्ना, क्या है? अन्ना। उसके बाद जो होगा डी से द्रविड़, उसके बाद एम से मुनेत्र, और के से हो जाएगा आपको कड़गम, या कहीं कहीं कसगम भी लिखा रहता है, ठीक है ना। तो ये जो क्षेत्रीय पार्टी है वो कहाँ की है? तो आपको तमिलनाडु का, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है कि विश्व महिला दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो साथियों विश्व महिला दिवस जो है दिए गए ऑप्शन में देखिए क्या दिया है? 10 दिसंबर, 8 मार्च, 1 दिसंबर, 2 अक्टूबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8 मार्च। तो यहाँ से एक बात आती है कि विश्व महिला दिवस जो है 8 मार्च को किस वर्ष से मनाया जाता है? तो यह आपको 1975 से जो है वो आपको मनाया जाता है विश्व महिला दिवस। इस बात को याद रखिएगा। उसके बाद 10 दिसंबर को जो है वो आपको विश्व
मानवाधिकार दिवस जो होते हैं साथियों वो आपको मनाए जाते हैं, क्योंकि 10 दिसंबर 1948 को, ठीक है ना, कितना को, 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र की महासभा जो होती है वो आपको मानव अधिकार के घोषणा पत्र को स्वीकार करता है। तो इसी तिथि को याद रखने के लिए 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाए जाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद है 1 दिसंबर को, तो ये आपको विश्व एड्स दिवस जो होते हैं वो आपको मनाए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये जो है एड्स दिवस क्यों मनाए जाते हैं, तो एड्स के प्रति लोगों को जागरूक, मतलब जागरूकता लाने के लिए, एड्स के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए जो होता है वो आपको विश्व एड्स दिवस जो होते हैं वो आपको मनाए जाते हैं। 2 अक्टूबर को जो होता है गांधी जयंती। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो है पूरी दुनिया में जो होती है साथियों वो आपको अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस जो होते हैं आपको मनाए जाते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस जो होते हैं पूरे दुनिया में वो आपको गांधी जी के जन्म दिवस के अवसर पर क्या होते हैं कि आपको मनाए जाते हैं। तो 12 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा जानते हैं, तो वो आपको डी हो जाएगा। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से देख लेना है। चलिए अब हम लोग चलते हैं 13 नंबर प्रश्न में। 13 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, इस पे हम लोग बात करते हैं। देखिए कह रहा है कि मंडल कमीशन रिपोर्ट की सिफारिशों को किस प्रधानमंत्री ने लागू किया था। तो साथियों मंडल कमीशन के रिपोर्ट को जो लागू करते हैं वो प्रधानमंत्री बीपीसी कब लागू करते हैं, तो आपको 13 अगस्त 1990 को जो होता है मंडल कमीशन के रिपोर्ट को लागू किया जाता है। और मंडल कमीशन के रिपोर्ट के आधार पर जो होता है समाज में जो आपको अति पिछड़े वर्ग है, ठीक है ना, यानी ओबीसी वाले जो है, ठीक है ना, उनको क्या हुआ था कि आपको 27% जो है वो आपको आरक्षण जो है वो आपको दिया गया है, ठीक है ना। इसे आपको याद रखना है। तो फिर यहाँ से एक बात आती है कि मंडल आयोग के जो अध्यक्ष थे कौन थे, तो वो आपको बीपी मंडल यानी कि विंदेश्वरी प्रसाद मंडल। और मंडल आयोग बनते हैं कब, तो देखिए तो मंडल आयोग जो बनते हैं 1979 में, ठीक है ना। ये कंपटीशन वाले याद रखिएगा 1979 में। और जो बिहार बोर्ड के परीक्षार्थी है वह याद रखेंगे 1978 में। तो मंडल आयोग जो गठित किए जाते हैं यानी कि दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग, वह आपको मोरारजी देसाई सरकार के द्वारा क्या होते हैं कि आपको गठित किए जाते हैं। तो इसे भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो मंडल आयोग को गठित करने वाले जो प्रधानमंत्री थे वो आपको कौन थे, मोरारजी देसाई थे। और लागू करने वाले कहेंगे तो विश्वनाथ प्रताप सिंह, ठीक है ना। और इसी मंडल आयोग के जो सिफारिश था जब इसको लागू किया गया था तो क्या हुआ था, यह केस जो था आपको सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा था, ठीक है ना। और इसका सबसे ज्यादा जो विरोध किए थे हमारे समाज के सवर्ण लोगों ने क्या किया था कि आपको इसका विरोध किया था, ठीक है ना। चलिए तो देखिए तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, तो आपको डी हो जाएगा, ठीक है ना। और आज भी देखिएगा तो हमारे समाज में अब सब वर्ग जो है उसको कहीं ना कहीं जो है आपको आरक्षण जो है मिलते हैं। अब आरक्षण से समाज का कोई भी वर्ग जो है अछूता नहीं है। इसलिए अगर जब भी कोई आरक्षण पे डिबेट करे, ठीक है ना, कि भाई इतना नंबर लाकर ये हो जाता है, इतना नंबर लाकर वो हो जाता है, तो उससे आप बता सकते हो कि भाई अब कौन सा ऐसा वर्ग है बताओ जो आपको समाज में आरक्षण नहीं लेता है, ठीक है ना। चाहे वह एससी हो, चाहे वह एसटी हो, चाहे वह ओबीसी हो, चाहे वह ईडब्ल्यूएस हो, सबको जो है आरक्षण जो है वो आपको मिलता है, ठीक है ना। तो इस बात को भी आपको याद रखना होगा, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं हम लोग आगे। क्या है, कह रहा है कि किसे नए सामाजिक आंदोलन की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। देखिए ऑप्शन कह रहा है चिपको आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, टेहरी बांध आंदोलन, गिरीश स्वराज आंदोलन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गिरीश स्वराज आंदोलन। बाकी जो इधर चिपको आंदोलन है, नर्मदा बचाओ आंदोलन है, टेहरी बांध आंदोलन है, ये सब जो है आपको नए सामाजिक आंदोलन के अंतर्गत रखे जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से एक बात आती है चिपको आंदोलन का संबंध किससे है, तो कहेंगे कि चिपको आंदोलन जो है इसका संबंध जो है आपको वनों की कटाई रोक, पर्यावरण की सुरक्षा से है। नर्मदा बचाओ आंदोलन, तो देखिए नर्मदा नदी पर बनने वाले जो बांध है, ठीक है ना, इससे जो इसका होने वाला दुष्परिणाम था उससे निजात पाने के लिए आंदोलन हुआ था। टेहरी बांध आंदोलन, तो देखिए टेहरी बांध जो है भारत का सबसे ऊंचा बांध है जो आपको भागीरथी और भिलंगना नदी पर क्या है कि आपको स्थित है। तो ये सभी चीज आपको याद रखना है, ठीक है ना। और नर्मदा बचाओ आंदोलन में नर्मदा क्या है, तो आपको एक नदी है। और नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है सुश्री मेघा पाटेकर के नेतृत्व में जो था वो आपको चलाया गया था। तो ये सब बात आपको याद रखना है। चिपको आंदोलन के जो प्रणेता थे वो आपको कौन थे, सुंदरलाल बहुगुणा, यानी कि इसके राष्ट्रीय नेता जो थे सुंदरलाल बहुगुणा थे, ठीक है ना। जबकि इसके संस्थापक में आएंगे तो चंडी प्रसाद भट्ट, ठीक है ना। इसके अलावा आपको गोविंद रावत, इसके अलावा आपको गौरा देवी, कई सारे लोग हैं इसमें, ठीक है ना। तो 14 का सही आंसर जो हो जाएगा मेरे भाई वो आपको डी हो जाएगा। और जो चीज आपको बताई जा रही है उसको आपको बढ़िया से याद रखना है। चलिए अब हम लोग चलते हैं 15 में। क्या कह रहा है सुनिए, कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी किस पार्टी का नया नाम है। तो साथियों भारतीय जनता पार्टी जो है भारतीय जनसंघ का नया नाम है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। तो यहाँ से एक बात आती है कि भारतीय जनसंघ का गठन कब हुआ था। तो देखिए तो भारतीय जनसंघ का गठन जो है 1951 में हुआ था। और इसके गठन जो किए थे कौन जानते हैं, तो ये आपको श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है इसका क्या किए थे कि आपको
गठन किए थे। और नेहरू जी के मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने वाले ये पहले क्या थे कि आपको कैबिनेट मंत्री थे। तो कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाएगा आपके कंपटीशन के एग्जाम में कि बताइए कि पहले केंद्रीय मंत्री कौन थे जो आपको मंत्रिमंडल से त्यागपत्र अपना दिए थे। तो वे थे आपको श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो इसी पार्टी का जो नया नाम है वो आपको भारतीय जनता पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी का जो गठन होता है वो आपको 1980 में, यानी कि 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी का गठन होता है। और भारतीय जनता पार्टी के जो संस्थापक होते हैं वह आपको माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, ठीक है ना, अटल बिहारी वाजपेयी जी। ये भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे नेता है जिन्हें पक्ष और विपक्ष दोनों जो होते हैं वो आपको सम्मान करते हैं। और मैं भी शायद भारतीय जनता पार्टी में इनसे अच्छा नेता जो है अभी तक जो है आपको कभी नहीं आया, ठीक है ना। तो देखिए अटल बिहारी वाजपेयी जी हो गए। इसके अलावा आपको लाल कृष्ण आडवाणी, ये भी आपको इसके संस्थापक क्या थे कि आपको सदस्य थे, लाल कृष्ण आडवाणी जी। उसके बाद जो है आपको तीसरा जो है वो आपको कौन थे, तो देखिए तो तीसरा अगर हम बात करेंगे तो वो आपको मुरली मनोहर जोशी जी, ठीक है ना। तो ये जो देख रहे हैं आप, ठीक है ना, भारतीय जनता पार्टी के क्या है कि आपको संस्थापक सदस्य थे। और इसमें पूछ देंगे कि भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो आपको अटल बिहारी वाजपेयी जी। और अभी जो अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के वे आपको कौन है जानते हैं, तो वो आपको जेपी नड्डा यानी जगत प्रकाश नड्डा, ठीक है ना। तो 15 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, क्या कर रहा है सुनिए। 16 कह रहा है कि भारत में गठबंधन की सरकार के पहले प्रधानमंत्री जो थे वो आपको कौन थे। तो साथियों भारत में गठबंधन की सरकार के जो पहले प्रधानमंत्री थे वो आपको बीपीसी, क्योंकि बीपीसी जो है वो आपको देखिए वैसे कहिएगा तो ये हो जाएंगे क्या मोरारजी देसाई, लेकिन मोरारजी देसाई तो ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसलिए क्या हो जाएगा जानते हैं, तो आपको बीपीसी। और बीपीसी जो होते हैं वो आपको प्रधानमंत्री जो बनते हैं वो आपको कब बनते हैं, तो वह आपको 1990 में। और 1990 में जब ये प्रधानमंत्री बनते हैं, ठीक है ना, उसके बाद क्या होते हैं 1989-90 का ये, ठीक है ना, ऐसा समय। तो बीपीसी जब प्रधानमंत्री बनते हैं तो ये सबसे पहले आपको मंडल आयोग के जो सिफारिश होते हैं उसको क्या करते हैं कि आपको लागू करते हैं। और इसी के बलबूते ये जो होते हैं सत्ता में आए रहते हैं, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको ये हो जाएगा। बाकी देवगौड़ा हो गया, इंद्र कुमार गुजराल हो गया, अटल बिहारी वाजपेयी जी हो गए, ये सभी जो है गठबंधन की सरकार में आपको प्रधानमंत्री जो थे वो आपको बने थे, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर विश्वनाथ प्रताप सिंह, इसे आपको याद रखना है। चलिए 17 में कह रहा है कि पूर्व बनाम पश्चिम प्रबंध का आश्रय जो है किससे है, तो यह आपको शीत युद्ध से, किससे है, शीत युद्ध से। यहाँ से एक बात आती है कि शीत युद्ध जो है ये आपको शुरू कब हुआ था, तो यह द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के साथ क्या होता है कि आपको शुरू होता है। और 1946 से 1991 तक जो है वो आपको अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में जो आपको तानातानी संबंध था, ठीक है ना, जो करवाहट संबंध था, उसी को कहा गया आपको शीत युद्ध, ठीक है ना। तो फिर यहाँ से एक बात आती है शीत युद्ध का अंत हुआ कैसे, तो वह आपको सोवियत संघ के विघटन के बाद जो है वो आपको शीत युद्ध का क्या हो जाता है कि आपको अंत हो जाता है। तो इन चीजों को याद रखना है। तो सोवियत संघ का विघटन होता कब है, तो 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ का यानी कि यूएसएसआर जो होता है वो आपको टूट जाता है। और यह आपको 15 खंडों में बट जाता है, यानी कि 15 गणराज्यों में जो होता है वो आपको बट जाता है। और सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति जो होते हैं वे आपको मिखाइल गोर्बाचोव होते हैं, तो इसे भी आपको याद रखना है। जबकि सोवियत संघ के संस्थापक और इसके प्रथम महासचिव जो होते हैं वो आपको बीआई लेनिन होते हैं। तो 17 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। और सोवियत संघ बना कब था, तो यह आपको 1922 में, और यह टूटा कब था, तो 1991 में। तो सोवियत संघ कब तक अस्तित्व में रहा था, तो 1922 से 1991 तक। चलिए अब हम चलते हैं 18 में, क्या कर रहा है सुनिए। कह रहा है कि सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया था, तो यह आपको बनाया था वार्सा संधि कब, तो आपको 1955 में। इस बात को याद रखिएगा। बाकी इधर नाटो, सीटो, सेंटो ये सब जो है वो आपको यूएसए के नेतृत्व में बना हुआ सैन्य गुट था, मतलब कि अमेरिका के नेतृत्व में बना हुआ सैन्य गुट था। तो यहाँ पर जितने भी सैन्य गुट देख रहे हैं ना उसमें केवल जो है वो आपको नाटो जीवित है। और नाटो का गठन कब होता है, तो 4 अप्रैल, ठीक है ना, 1949 को नाटो का गठन होता है। और नाटो में अभी जो सदस्य देश है वो आपको 31 है, इस बात को भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो 18 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा। चलिए 19 में क्या कह रहा है साथियों, कह रहा है कि 1955 के वार्सा संधि में कौन सा देश नहीं था, तो साथियों 1955 के जो वार्सा संधि था उसमें आपको पश्चिमी जर्मनी नहीं था, क्योंकि पश्चिमी जर्मनी जो है वो आपको अमेरिका के प्रभाव में था। और यह आपको नाटो का सदस्य था, किसका सदस्य था, नाटो का। बाकी इधर जो देख रहे हैं सोवियत संघ, पोलैंड, पूर्वी जर्मनी, ये सब जो है आपको वार्सा संधि में क्या था कि आपको शामिल था। और वार्सा संधि बना था सोवियत संघ के नेतृत्व में। मतलब आप एक लाइन में समझ जाइए कि यूरोप के 2 हिस्से, एक आपको
पश्चिमी यूरोप या एक आपको पूर्वी यूरोप। तो पूर्वी यूरोप में सोवियत संघ का वर्चस्व था और पश्चिमी यूरोप में जो है वो आपको सोवियत संघ का क्या था, सॉरी सोवियत संघ कहते हैं अमेरिका का, ठीक है ना। तो कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाएगा, जैसे देखिए ये आपको पूरा वाला हिस्सा हुआ, तो इधर जो था सोवियत संघ का क्या है, क्या आपको वर्चस्व था, और इधर वाला हिस्सा जो है पूर्वी यूरोप का, सॉरी पश्चिमी यूरोप का, इधर जो था वो आपको अमेरिका का वर्चस्व था। तो कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि बताइए कि शीत युद्ध काल में पश्चिमी यूरोप में किस देश का प्रभाव था, तो आपको अमेरिका का, और पूर्वी यूरोप में कहेंगे तो वो आपको यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ का, ठीक है ना। 19 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। चलिए 20 में क्या कह रहे हैं, कह रहा है कि 1917 में रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना किसने की। ऑप्शन देखिए, कह रहा है कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंजेल्स, लेनिन, स्टालिन। तो देखिए 1917 में रूस में समाजवादी राज्य जो स्थापित किया था ना वो आपको लेनिन ने स्थापित किया था। बी आई लेनिन इनका पूरा नाम है। जन्म इनका होता है 1870 में और मृत्यु होती है 1924 में। और यह सोवियत संघ को सबसे कठिन दौर में क्या किए थे कि आपको सींचे थे, ठीक है ना। रूस में जब समाजवादी राज्य स्थापित हुआ था तो अमेरिका जो है अपने सहयोगी देशों के साथ उसे कुचलने का प्रयास किया था, लेकिन लेनिन जो है अपने कूटनीति के तहत उसे बचाने में सफल रहा था। उसके बाद लेनिन का उत्तराधिकारी बनता है स्टालिन। तो खैर स्टालिन के समय में ऐसा जो विरोध उत्पन्न हुआ था, लेकिन स्टालिन जो था वो काफी आपको क्रूर शासक था, जिस वजह से ये अपने देश में होने वाले सारे विरोधों को क्या किए थे कि आपको दबा दिए थे। तो साथियों ये जो देख रहे हैं आप 20 नंबर ऑप्शन, इसका सही आंसर हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। तो देखिए तो आज हम लोग क्या किए कि आपको 2017 का जो आपको एनालिसिस है पॉलिटिकल साइंस का, उसका हम लोग क्या किए कि 1 से लेके 20 तक के प्रश्नों का एनालिसिस किया, ठीक है ना। कल जो है हम लोग 20 से आगे का एनालिसिस करेंगे। तो देख लीजिए कि 20 से आगे जो है कितने प्रश्न है, इस पर थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं कि आपको बात करते हैं कि 20 से आगे जो है टोटल कितने प्रश्न है। तो देखिए तो 20 से आगे यानी कि करने का मतलब हुआ कि 40 है, क्या है 40 है। तो इन सभी प्रश्नों को हम लोग क्या करेंगे कि कल एनालिसिस करेंगे। तो चलिए साथियों आज के इस सेशन को यहीं पे विराम देते हैं, मिलेंगे आपसे कल एक बेहतर क्लास के साथ। जब तक के लिए आप सभी साथियों से सुविधा, टेक केयर ऑल ऑफ यू।